दोस्तों अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है और जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आपके सामने भी आने वाला है। लेकिन दोस्तों डोंट फॉरगेट कि आपके लाइफ का सबसे बड़ा फेस्टिवल अभी आने वाला है इन द फॉर्म ऑफ योर एग्जाम्स, राइट? सो दोस्तों डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड विद एनीथिंग एल्स, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, ओके? हाँ, भगवान का नाम जरूर ले लेना। सो बप्पा का नाम लेते हुए लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड सीरीज, सेकंड T20 ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। रेडी? चलिए देखते हैं दोस्तों। सो सर, सबसे पहला क्वेश्चन, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक्स आर टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, आर दे? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या हुआ? सब्सिडरी बुक्स का मतलब यह हुआ कि कोई भी कहीं पे भी कुछ भी रिपीटेटिव अगर ट्रांजैक्शन मेरे सामने आ गया तो उन रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस के लिए मैं अलग से एक बुक बना लूंगा, जैसे मैं कहूंगा सब्सिडरी बुक, राइट? सो अगर मेरे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल के ट्रांजैक्शंस भी बहुत सारे हैं तो मैं इनके लिए भी बिल्कुल सब्सिडरी बुक बना सकता हूं, राइट? एट द सेम टाइम प्लीज नोट कि मॉड्यूल में स्पेसिफिकली कुछ सब्सिडरी बुक्स के नाम लिखे हुए हैं। इन सब नाम को प्लीज ध्यान में रखना। नंबर 1 परचेज बुक, नंबर 2 सेल्स बुक, नंबर 3 परचेज रिटर्न बुक, नंबर 4 सेल्स रिटर्न बुक, नंबर 5 बिल्स रिसीवेबल बुक, नंबर 6 बिल्स पेबल बुक, इसके अलावा कैश बुक ऑफ कोर्स एंड जर्नल प्रॉपर, ठीक है? तो ये बातों को ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दीज आर टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक। सर लेकिन यहां पे लिखना क्या है? क्या यहां पे ऐसा लिख के आ जाओ कि ट्रू है सर और यही सेंटेंस वापस से लिख के आ जाओ? यही गलती हम लोग करते हैं। ये सेंटेंस वापस से लिख के आने से आपको पूरे 2 मार्क नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो दोस्तों यहां पर आपको क्या लिखना होगा? आपको इसके सपोर्ट में थोड़ा सा और लिखना होगा। कहने का मतलब आपको सब्सिडरी बुक के बारे में थोड़ा सा लिखना होगा, नथिंग एल्स। बाकी बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल के बारे में भी आप लिख सकते हो कि यस, इफ द बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल ट्रांजैक्शंस आर फ्रीक्वेंट इनफ देन डेफिनेटली वी कैन मेक अ बुक ऑफ बिल्स रिसीवेबल एज वेल एज बिल्स पेबल, राइट? ऐसा भी लिख के आ सकते हो। या यहां पे मॉड्यूल के सॉल्यूशन के मुताबिक, आई मीन इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन के मुताबिक अगर मैं जाऊं तो ट्रू, यस, दे आर टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक व्हिच इज एन अल्टरनेट टू जर्नल। यानी यहां पे इन्होंने क्या कहा? यहां पे उन्होंने सब्सिडरी बुक के बारे में कुछ कह दिया, तो आपको कुछ एडिशनल वहां पे जरूर लिखना है अबाउट द सेंटेंस, उसके सपोर्ट में, राइट? यस, आगे देखते हैं सर। गुड्स वर्थ 600 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब जरा सोच के देखिए, कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करता हूं तो सर इसे क्रेडिट तब किया जाता है जब कैपिटल बढ़ता है। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल मींस द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर, योर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द ओनर, है ना? अब जरा सोच के देखिए, ये पैसे विड्रॉ करके, आई मीन नॉट पैसे, रादर ये गुड्स विड्रॉ करके ले जा रहा है, राइट? तो जरा सोच के देखिए, कुछ भी विड्रॉल अगर है तो ये उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, उसको पेबल है? नो सर, वो तो विड्रॉ करके ले जा रहा है, सो ये उसके अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा, राइट? हाँ जी सर। तो इसका क्या आंसर हुआ? फॉल्स। सर गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट एज लेस गुड्स आर लेफ्ट इन द बिजनेस फॉर सेल। सो दोस्तों देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो यहां पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है परचेज अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। अब आपको इन दोनों में से किसी एक के बारे में या पॉसिबल हो तो दोनों के बारे में लिख के आना है ना? तो प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पर इन्होंने इस एक्सप्लेनेशन में परचेज अकाउंट के बारे में कहा, यानी इन्होंने हाईलाइट किया कि सर कैपिटल को क्रेडिट नहीं, परचेज को क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है? ऑल्टरनेटिवली आप ये भी लिख के आ सकते हो कि सर ये कैपिटल में क्रेडिट नहीं, कैपिटल में डेबिट होगा, ठीक है? या तो फिर आप ये दोनों लिख के आ जाओ, सेफेस्ट, राइट? चलिए, ये हो गया दूसरा। सर अब तीसरे में आ जाते हैं। कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट प्लस कैश माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है? नाउ लेट मी टेल यू दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड हम पैनिक ना हो, ठीक है? लास्ट के 3 घंटे में पैनिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो जरा ध्यान से आपको जरा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सर देखिए, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट से तो हम सभी जानते हैं, है ना? अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पे कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का, है ना? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज यहां पे नहीं लिखा, तो ऑब्वियसली वो अगर ऑपोजिट साइड में जाएगा तो एक माइनस साइन के साथ जाएगा। लेकिन यहां पर एक गुगली था। क्या गुगली था? सर फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस कैश। ओहो सर, कैश इज ऑल्सो अ करंट एसेट। तो सर जी करंट एसेट भी लिखे और कैश भी लिखे, यानी कैश को 2 बार लिख दिया सर, ये नहीं चलेगा, है ना? तो ये आंसर इज फॉल्स, है ना? रीजन में क्या लिखोगे? सर कैश इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन करंट एसेट, सो इफ यू ऐड कैश सेपरेटली इट विल बी एडेड ट्वाइस एंड हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है? यस, दिस इज द आंसर, ओके? चलिए, अब इसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है? सर वेयर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन
has separate trading activity, the profit oblique loss from the trading active account shall be transferred to income and expenditure account at a time of consolidation. What do you mean by that? जरा सोच के देखिए, बहुत सारे ऐसे क्लब्स वगैरह होते हैं जहां पे आप देखना कि फूड आइटम्स या बुक्स वगैरह ऐसे कोई भी चीजें हो सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल संख्या में ये लोग उसे सेल करते हैं, राइट? तो इसी को इन्होंने कहा ट्रेडिंग एक्टिविटी, ठीक है? जैसे मान के चलिए कोई एक एंटरटेनमेंट क्लब हो गया, या एंटरटेनमेंट क्लब मतलब वो एनपीओ में ही आ गया सपोज, ठीक है? आर्ट्स रिलेटेड कोई क्लब है, ऐसा कुछ भी क्लब है, या स्पोर्ट्स रिलेटेड क्लब है, ऐसे बहुत सारे क्लब्स होते हैं, राइट? फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, प्रमोशन ऑफ आर्ट्स। अब वहां पर जो मेंबर्स है, वो मेंबर्स को कई बार वहीं पे क्लब के अंदर एक छोटा सा कैफेटेरिया वगैरह बना दिया गया और वहां पे कुछ हम लोग आइटम खरीद रहे हैं और उनको बेच रहे हैं, ठीक है? जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बेच रहे हैं या एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो इसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो सर यहां पे क्या करना है, यहां पर आपको सीधा निकालना है उसमें से प्रॉफिट कितना हो रहा है। कहने का मतलब सर मैंने इतने रुपए में बेचा और इतने रुपए में खरीदा, व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट? इस नेट प्रॉफिट को मुझे सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना होगा, ठीक है? सो दैट इज द आंसर, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। और आपको इसके सपोर्ट में लिखना होगा कि सर जब ऐसा कोई एक्टिविटी होता है तो उसका जो नेट प्रॉफिट या लॉस होता है उसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बिल्कुल शो करते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट हियर। नाउ नेक्स्ट, कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक। हाँ जी, ये तो सही है, बिल्कुल सही है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, बट द पॉइंट इज कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है? देखिए, कैश बुक एज अ सब्सिडियरी बुक आपको ये भी लिखना पड़ेगा, और कैश बुक एज अ प्रिंसिपल यानी लेजर, इसके बारे में भी आपको लिखना होगा। तो आपको ये बताना है कि सर कैश ट्रांजैक्शंस आर मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस इन एनी बिजनेस, है ना? तो इसके लिए सब्सिडियरी बुक्स बनाया जाता है एंड इट बेसिकली प्लेज द रोल ऑफ जर्नल, इट रिप्लेसेस जर्नल, नथिंग एट। कैश ट्रांजैक्शंस के जर्नल की जगह हम कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है? बट एट द सेम टाइम आप अगर देखने जाओ तो ये लेजर का फॉर्म ले लेता है एंड हेंस इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक द सेम थिंग अगेन। रिपीटेशन क्यों करे भाई? एज अ रिजल्ट इट ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ प्रिंसिपल बुक, है ना? तो आपको ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहां पे लिख के आना होगा। यहां पे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और एक बार देख लो ध्यान से कि इन्होंने कितना ज्यादा एक्सप्लेन किया है। ध्यान से देखना दोस्तों, आपको जर्नल और लेजर दोनों का रोल यहां पे एक्सप्लेन करना होगा, कोई एक लिख के आओगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है? I am eyeing full 2 marks on these questions दोस्तों, and that is what I want all of you to note, ठीक है? आप लोग यहाँ पे 1 या 1.5 मार्क में खुश मत होना, ठीक है? उससे कम तो सवाल ही नहीं उठता, राइट? पूरे 2 मार्क चाहिए हमें यहाँ पे, पूरे 6 मार्क, अगर पूरे 6 क्वेश्चन अगर हम लोग सही करके आगे, पूरे 12 मार्क हमारे जेब में, राइट? तो ये ध्यान में रखना सब लोग। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 6, गौरी purchased goods worth rupees 75,800 at 5% trade discount and she paid half of the amount in cash. Okay, the amount appearing in the purchase book is 36,005. सही है कि गलत? ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों आपको यह बात समझना होगा कि अगर कुछ भी पैसा मिला या पैसा दिया तो दैट इज कैश एक्टिविटी, राइट? कैश वाले एक्टिविटीज कैश बुक पे जाएंगे, है ना? तो परचेज बुक में अगर कुछ आएगा तो वो सिर्फ क्रेडिट वाला पार्ट आएगा, राइट? अब सबसे पहले वहां पे मुझे ट्रेड डिस्काउंट अगर दिखाई दे रहा है, ऑलवेज एडजस्ट द ट्रेड डिस्काउंट फर्स्ट बिफोर गोइंग टू एनीथिंग एल्स, ठीक है? तो सबसे पहले 75,800 दिख रहा है। सर मैं पूरे क्वेश्चन को पढ़ूंगा ही नहीं, मुझे वहां पे 5% ट्रेड डिस्काउंट दिखाना, कोई भी क्वेश्चन हो कुछ भी हो, ट्रेड डिस्काउंट दिखा तो सबसे पहले उसे एडजस्ट कर लो, ठीक है? क्योंकि 75,800 बिल अमाउंट है ही नहीं, है ना? बाकी कुछ भी देखने के लिए मुझे पहले बिल अमाउंट तक तो पहुंचना है, तो पहले मुझे 75,800 में से 5% माइनस कर देना होगा, तो वो हटा दो, ठीक है? 5% हटा दिया तो जो बचा दैट इज समथिंग 72,010, ऐसा कुछ तो भी आ रहा है, राइट? अब इसमें से आधा जो है वो तो कैश में है, अगर वो आधा कैश में तो वो कैश बुक पे चला गया, तो सर मेरे परचेस बुक पे क्या आएगा? बाकी का आधा। अब बाकी का आधा कैलकुलेट करके देखो, सबसे पहले 75,800, इसका 5% माइनस कर दो, जो बैलेंस बचा उसका आधा निकालो, देखो क्या आ रहा है? इज इट 36,005? Yes sir, so this is the amount that will be shown in your purchase book, right? तो यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, तो ये एब्सोल्युटली ट्रू है सर। सर ट्रेड डिस्काउंट, यही कैलकुलेशन जो मैंने अभी आपको बताया, इसे ही अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, है ना? तो देखिए सर कैसा लिखा है यहाँ पे, सर ट्रेड डिस्काउंट को पहले एडजस्ट कर लेना है और उसके बाद जो अमाउंट बचा उसका आधा तो कैश बुक पे चला जाएगा, तो बाकी आधा जो है दैट इज ओनली द अमाउंट दैट विल कम टू योर परचेस बुक, राइट? यस, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 7, अमाउंट स्पेंट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ worn out part of machine is capital expenditure. Now this is absolutely problematic question because इसमें ना 2 ओपिनियन बिल्कुल सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी मैं आपको इंस्टीट्यूट का सजेशन बता दे रहा हूं, सॉल्यूशन बता दे रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि दिस इज अ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन क्यों? सर देखिए, worn out part of machine का मतलब क्या हुआ? सर worn out part मतलब कोई ऐसा पार्ट जो खत्म हो चुका है, जिसका कोई बेनिफिट अभी है नहीं, ठीक है? तो वो पार्ट को मुझे भी रिप्लेस करना है, चेंज करना है, ठीक है? अब अगर मैं वो चेंज करता हूं तो उसे रेवेन्यू नेचर का मानेंगे कि कैपिटल नेचर का मानेंगे? सर ये डिपेंड करता है उस पार्ट पे,
ठीक है, मशीन का वो पार्ट कैसा है। अब वो पार्ट जो मैंने चेंज किया, वो पार्ट चेंज करने से और 2-3 साल तक वो पार्ट का बेनिफिट मुझे मिलने वाला है, तो फिर वो चेंज डेफिनेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि छोटी छोटी चीजें होते हैं जिसको हम लोग को हमेशा रेगुलर बेसिस पे चेंज करते रहना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एकदम छोटे लेवल पे अगर मैं आपकी बात करूं, बिजनेस के लेवल से नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसी जनरल लेवल पे अगर बात करूं, सर जी एक बात बताइए, जैसे आप लोग कैलकुलेटर वगैरह यूज करते हो, घड़ी यूज करते हो घर पे, तो उसमें बैटरी जो लगा रहता है वो धीरे धीरे कंज्यूम हो जाता है, फिर आपको उसे रिप्लेस करना पड़ता है। दैट इज व्हाट इज द वर्न आउट पार्ट। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी अगर कुछ भी चेंज करना पड़ गया जिसका रेवेन्यू नेचर क्यों माना जाएगा, क्योंकि ये रेगुलरली लगते रहता है ना, बार बार फ्रीक्वेंटली लगते रहता है, तो तब इससे हम लोग रेवेन्यू नेचर का मानेंगे। ठीक है, अब सर मैं इसे क्या मानूं, यहां पे तो कुछ डिटेल मुझे दिया ही नहीं है। अब दैट इज अ प्रॉब्लम, डिटेल देना चाहिए, एंड इसीलिए आप लोग अलग अलग किताबों में देखोगे तो इसके अलग अलग आंसर दिखाई देंगे। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशंस में आपको अलग अलग आंसर बिल्कुल दिखाई देंगे। ठीक है, बट यस यहां पर आपको अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आया तो इसे रेवेन्यू नेचर का अज्यूम करते हुए चलना। ठीक है, बट मेरा एडवाइस अगर मानो तो मैं तो ये कहूंगा कि आप दोनों मतलब डिप्लोमेटिक आंसर लिख के आना, मतलब यहां पर आंसर लिखना एज इफ इट इज रेवेन्यू नेचर, लेकिन साथ ही साथ एक डिप्लोमेटिक आंसर ये भी लिख के आना कि हाउएवर इफ दैट वर्न आउट पार्ट इज सिग्निफिकेंट एंड रिजल्ट्स इनटू अ बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर देन इट कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऐसा आपको लिख के आना चाहिए। फिलहाल यहां पे आप देख लीजिए फॉल्स लिखा है क्योंकि इसे हम लोग रेवेन्यू नेचर का मान रहे हैं, एंड हेंस इट इज पार्ट ऑफ योर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। ठीक है, लेकिन जो मैंने अभी कहा उसको एडिशनली भी लिख के आओगे तो बेहतर है, इतना मिनिमम लिखना है। अगर मैं जो कहा वो लिखते हो तो दैट इज मोर देन बेटर। ठीक है, आगे सर री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बट नॉट अ सेल। सर यहां पर अगर आप लोगों ने पढ़ा है देन इट्स वेरी गुड, नहीं पढ़ा है तो ये बात प्लीज जान लो। सर हर बार अगर मैं शेयर्स पब्लिक के पास लेके जाता हूं तो दैट इज नॉट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। प्लीज अंडरस्टैंड, री इश्यू इज नॉट अलॉटमेंट, री इश्यू इज एक्चुअली सेल। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, री इश्यू ऑफ शेयर्स ओनली री इश्यू के वक्त कह रहा हूं, बाकी सब केसेस में मैं अलॉटमेंट कहूंगा, है ना। अगर मैं री इश्यू की बात कर रहा हूं ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, दिस इज नॉट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, दिस इज एक्चुअली सेल ऑफ शेयर्स। ठीक है, यहां पे वही लिखा हुआ है, राइट। ओके, दिस वाज फॉल्स। आगे, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज अ रेवेन्यू रिसीव्ड। अब वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न दे या कोई भी दे, सर जी मेरा आंसर ना वहीं पे आ गया, क्या ग्रांट मिला मुझे, सब्सिडी क्या मिला, सब्सिडी मिला फॉर वर्किंग कैपिटल। सर दैट्स इट, दैट इज एनफ फॉर मी। सर सब्सिडी मिले या ग्रांट मिले, अगर वर्किंग कैपिटल के लिए मिला मतलब क्या, मेरे डे टू डे खर्चों के लिए मिला, तो अगर डे टू डे खर्चे के लिए मिल रहा है तो डेफिनेटली आई विल ट्रीट इट एज अ रेवेन्यू रिसीव्ड। ठीक है, ये बेसिक्स में भी आ सकता है, ये एनपीओ में भी आ सकता है, एनपीओ में भी गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स या सब्सिडीज वगैरह मिलता है, तो वहां पर भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए, तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, आपको वही लिखना है। सब्सिडी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज अ रेवेन्यू रिसीव्ड बिकॉज़ इट हैज नो इफेक्ट ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ फ्यूचर कैपेबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एंड रेवेन्यू जनरेशन। यहां पे इन्होंने कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, आप इसे रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो। कैसे कहोगे, सर वर्किंग कैपिटल मींस फॉर डे टू डे रेगुलर एक्सपेंडिचर्स, है ना। सो एनी मनी रिसीव फॉर इंकरिंग द डे टू डे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इज टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीव्ड। ठीक है, तो ये बात आपको वहां पे लिख के आना है। ठीक है दोस्तों, लेट मी टेल यू वन थिंग कि इन पास्ट मैंने इनफैक्ट यूट्यूब में एक रिकॉर्ड करके डाला भी है, मैंने एक सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस जो डाला है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। मैं एक बात आपको बता दूं कि यहां जो शब्द लिखे हैं यही लिखने पे हमें 2 मार्क मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस शब्द से टोटली अलग शब्द लिखे, लेकिन जो लिखा पूरी तरह से सही लिखा तो भी आपको 2 मार्क मिलते हैं। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, सेम टू सेम लिखना, ऐसा नहीं, दिस इज जस्ट इलस्ट्रेटिव कि एक आइडिया ले लो कि मुझे किस तरह का आंसर चाहिए, बाकी आप अपने मन से बिल्कुल बना के लिख सकते हो। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, सही लिख के आना है, गलत मत लिखना। ठीक है, और सफिशिएंट लिखना। ठीक है, हाँ जी, तो ये हुआ। आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट, in case of admission of a new partner in a partnership firm, the profit oblique loss on revaluation account is transferred to all partners in their new profit sharing ratio. सर ये किसकी बात कर रहे हैं, revaluation account की बात कर रहे हैं, राइट। revaluation account क्यों बनाया जाता है, क्योंकि assets और liabilities में जो changes आए उसकी वजह से क्या profit हुआ ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो सर क्या ये मैं सारे पार्टनर्स में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में रेशियो में बांटता हूं, नो बिल्कुल भी नहीं। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स ओनली द old partners and that too in their old ratio, right? So that is the explanation that you need to write there, right? Okay, आधे हो गए सर, 10 क्वेश्चंस हो गए, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन,
purchase of office furniture and fixtures of rupees 2500 has been debited to general expenses account. It is error of omission. No sir, error of omission मतलब भूलना। भूलना मतलब क्या हुआ सर, या तो मैंने जर्नल एंट्री ही पास नहीं किया या तो लेजर में कहीं तो भी पोस्ट करना भूल गया। दैट इज व्हाट इज एरर ऑफ ओमिशन, है ना। व्हाट इज एरर ऑफ कमीशन, यहां सॉरी रादर यहां पे क्या हुआ है, यहां पे हुआ ये है कि सर ये फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की जगह मैंने जनरल एक्सपेंसेस को डाल दिया, तो मैंने यहां पे सिर्फ अकाउंट के नाम में गलती किया, है ना, और वो भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, उसको मैंने रेवेन्यू नेचर का दिखा दिया सर। सो दिस इज एक्चुअली एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। यू हैव टू शो दिस एक्सप्लेनेशन हियर, यू हैव टू राइट दिस एक्सप्लेनेशन हियर। ठीक है, आपको क्या लिखना होगा कि सर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इफ इट इज ट्रीटेड एज जनरल एक्सपेंसेस दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज एक्चुअली एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ ओमिशन मींस forgetting to write the journal entry or to post it in the ledger, and hence this is not an error of omission. आपने दोनों के बारे में कह दिया, आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल भी कह दिया यहां पे, और आपने एरर ऑफ ओमिशन क्यों नहीं है ये भी बता दिया। ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अच्छा पूरी कहानी बहुत ज्यादा मत लिखते रहना, मतलब रेक्टिफिकेशन क्या होता है, क्यों होता है, सस्पेंस अकाउंट, अरे भाई जितना रिक्वायर्ड है जितना रेलेवेंट है उतना ही लिखना, क्योंकि इसके पहले ऐसा देखा गया है कि अगर अननेसेसरी डिटेल्स आप लोग लिख के आए जिसके बारे में पूछा ही नहीं है, देन इन दैट केस अगेन वो 2 मार्क मिलते मिलते 1.5 या 1 मार्क हो जाता है, कभी कभी तो 0.5 या 0 भी हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना अननेसेसरी डिटेल्स मत लिखना। ठीक है, ओके अगला यहां पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। ठीक है, जो मैंने अभी अभी आपको कहा दोनों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, next, partners can share profits or losses in their capital ratio when there is no agreement. सर अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल के रेशियो में शेयर कर सकते प्रॉफिट्स? बिल्कुल नहीं सर। अगर नो एग्रीमेंट देन दे हैव टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस इन इक्वल रेशियो। ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड टू राइट हियर। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट ये बात कहता है, ये बात आपको वहां पे स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, ओके अगला, सर एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हॉल इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहां पर भी आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा एक डिप्लोमेटिक आंसर लिख के आना। ठीक है, देखो नॉर्मली स्पीकिंग क्या लिखना है वो भी बता रहा हूं और डिप्लोमेटिक आंसर कैसा होगा वो भी बता रहा हूं। ठीक है, देखो सर लाइसेंस मुझे क्यों लगता है, आप बताइए, आपकी गाड़ी के लिए आप लोग लाइसेंस लेते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाने के लिए आप लोग लाइसेंस लेते हो, राइट। तो लाइसेंस गिव्स यू द राइट, गिव्स यू द पावर दैट यस आई कैन राइड इट लीगली। ओके तो इसी तरह से सिनेमा हॉल चलाने के लिए भी आपको लाइसेंस एक्वायर करने की जरूरत होती है। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, लाइसेंसेस नॉर्मली स्पीकिंग आर लॉन्ग टर्म लाइफ, मतलब उसका लंबा पीरियड हो, जैसे आप लोगों ने 2 व्हीलर 4 व्हीलर का जो लाइसेंस लिया है वो 1 साल के लिए नहीं लिया, राइट। हाँ वो अलग बात है कि अगर लर्निंग लाइसेंस लिया देन एंड दैट केस उसका ड्यूरेशन 1 साल से कम होता है। ठीक है, तो सर समझने की कोशिश कीजिए, लर्निंग लाइसेंस परमानेंट लाइसेंस, इसी तरह से यहां पर भी हो सकता है सर। सर नॉर्मली स्पीकिंग लाइसेंस मोस्टली अगर मैं लाइसेंस कहूंगा तो वो परमानेंट लाइसेंस ही माना जाएगा। परमानेंट लाइसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है सर, एंड हेंस वो जो मैंने लाइसेंस एक्वायर किया दिस इज सिंस फॉर अ लॉन्गर पीरियड, हेंस इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, लेकिन वहीं पे डिप्लोमेटिक वे में एक और आंसर लिख के आ जाना, क्या लिखना, हाउएवर इफ द लाइसेंस इज एक्वायर्ड एंड द राइट इज रिसीव ओनली फॉर 1 ईयर और लेस देन इन दैट केस इट कैन आल्सो बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा लास्ट में लिख के आ जाना। ठीक है, तो बेसिक आंसर आपका ये होगा फॉल्स, इट इज एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये होगा आपका बेसिक एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वहां पे आप लिखोगे कि लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हॉल इज like a preliminary expenses, it gives you the right to run the cinema hall and normally speaking it is for a long period and hence it is a capital expenditure। पहले तो ये लिख के आना है, लेकिन वहीं पे लिखना है however if this is revenue, if this is for a shorter period of time that is for 1 year or less then in that case it can also be treated as a revenue expenditure। ठीक है, yes, तो this is the explanation, है ना। आगे सर नंबर 14, इफ द इफेक्ट ऑफ एरर्स कमिटेड कैंसल आउट, ठीक है, द एरर्स विल बी कॉल्ड कॉम्पेंसेटिंग एरर्स एंड द ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री। ठीक है, अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग जल्दबाजी में गलती करके आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही पढ़ा इट इफ द इफेक्ट ऑफ द एरर कमिटेड कैंसल आउट, अच्छा इफेक्ट मतलब डेबिट क्रेडिट में जो भी गलती हुआ वो अल्टीमेटली मैच कर गया, कॉम्पेंसेट हो गया, देन द एरर विल बी कॉल्ड कॉम्पेंसेटिंग एरर। अरे भाई यहां तक पढ़ के हम इतने खुश हो जाते हैं, हाँ यार यही तो है, सही तो है, ट्रू लिख के आ जाते हैं। ट्विस्ट का है एंड में, ध्यान से देखना क्या लिखा है, एंड द ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री। ओ भाई अगर ये कॉम्पेंसेटिंग एरर है तो ट्रायल बैलेंस विल एग्री, ट्रायल बैलेंस टल्ली हो जाएगा, ये बात का ध्यान रखना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है आपको, अगर पूरा नहीं पढ़ोगे आधा ही पढ़ोगे तो गलती करके आ जाओगे, तो ध्यान से देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये लिखना है यस डेफिनेटली इफ द एरर effect of the error is cancelled out, it is an error of it is a compensating error, but because of this the trial balance will agree not disagree, so the answer here is false। ठीक है, yes, that is the answer। Number 15, trade discount is a reduction granted by a supplier from the list price of the goods or services on business considerations। यहां तक पढ़ेंगे तो हमें लगेगा बिल्कुल सही कह रहे हैं सर,
आगे देखो क्या लिखा है, फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। ओ भाई, फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट जो होता है ना, वो होता है कैश डिस्काउंट। जल्दी पैसे मिलने के लिए जो होता है वो है कैश डिस्काउंट, दैट इज नॉट ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, सो ये बात आपको वहां पे लिख के आना है। अब या तो आप ये कहो कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, या तो आप ये कहो कि वो जो प्रॉम्प्ट पेमेंट वाला होता है ना वो कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है, या तो दोनों लिख के आओ। ठीक है, यस। सो ये हुआ। यहां पे देखो, यहां पे लिखा है अदर देन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। अब यहां पर मुझे लगता है इन्होंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया। अगर सेम आंसर मैं पढ़ूंगा तो मैं इनके ही आधे मार्क काट दूंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा डिटेल में लिखना। ठीक है, आप लोग क्या करना, आप लोग यहां पे लिख के आना कि सर ट्रेड डिस्काउंट इज नॉर्मली स्पीकिंग टू इज ग्रांटेड सो दैट अ ट्रेड हैपेंस। ठीक है, और वहां पे लिखना कि फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट जो होता है दैट इज एक्चुअली कैश डिस्काउंट एंड नॉट ट्रेड डिस्काउंट। ऐसा पूरा डिटेल लिख के आना वहां पे। ठीक है, अगला, since company has in existence independent of its members, it continues to be in existence despite the death, insolvency or change of the members। है ना, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सभी लोग हम लोग जानते हैं, लॉ में भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, राइट। तो अगर मेंबर जिंदा रहे, मर जाए, कोई भी हो, डजंट मैटर, कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, राइट। तो किसी भी मेंबर के इंसॉल्वेंसी या चेंज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द कंपनी विल कंटिन्यू, राइट। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट हियर, परपेचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी की वजह से ऐसा होता है। तो यू हैव टू राइट द लीगल वर्ड्स आल्सो हियर। ठीक है, कभी कभी अकाउंट्स में लॉ के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं भाई। ठीक है, तो अच्छी बात है ना, एक तीर से दो शिकार, लॉ में जो पढ़ा यहीं पे लिख दो। ठीक है, हाँ जी, चलिए। 17th, valuation of inventory at cost or net realizable value, whichever is less, is based on the principle of conservatism। बिल्कुल सही सर, conservatism या prudence। prudence यही कहता है कि किसी भी चीज को बड़ा चढ़ा के मत दिखाओ यार, हाँ, लेकिन अगर कुछ लॉस होने के चांसेस है उसे बिल्कुल रिकॉग्नाइज करो। तो इन्वेंट्री को कॉस्ट और एनआरवी whichever is lower इसलिए किया जाता है क्योंकि we follow prudence या conservatism। ठीक है, तो this is absolutely true। ठीक है, यहां पे आपको थोड़ा कंजर्वेटिज्म के बारे में बताना होगा। आई होप कि आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा, और उसके बाद आप लिखो हेंस इट इज आंसर। ठीक है, अगला, मिसेस XYZ एंड कंपनी रन्स अ कैफे, दे रिनोवेटेड। ठीक है, सम ऑफ द ओल्ड केबिन्स, अच्छा वो फुल स्टॉप गलत जगह लग गया है, एनीवेज दे रेनोवेटेड सम ऑफ द ओल्ड केबिन्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रेनोवेशन सम स्पेस वाज मेड फ्री एंड नंबर ऑफ केबिन्स वर इंक्रीज फ्रॉम 15 to 18। ठीक है, 15 की जगह 18 केबिन हो गए। ओके, द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड वाज 30,000 एंड वाज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सही है कि गलत है सर? सोच के देखिए सर, ऐसा कोई भी खर्चा होता है, मैं 3 बातें बता रहा हूं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बेसिक बातें तो आपको पता है, लेकिन एनी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर दैट रिजल्ट्स इनटू एसेट बीइंग बिगर, बेटर और लॉन्गर, देन आल्सो इट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। 3 बातें बताया, बिगर, बेटर, लॉन्गर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां क्या हो रहा है। यहां 15 की जगह 18 केबिन हो गए। अब अगर 18 केबिन हो गए, सर एक कैफे है, कैफे में अगर 3 केबिन एक्स्ट्रा बन गए, यानी ज्यादा कस्टमर आ पाएंगे, ज्यादा कस्टमर आ पाएंगे तो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा। व्हाट हैपेंड सर, इस खर्चे की वजह से मेरा रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी और इंप्रूव हो गया, बेहतर हो गया, राइट। सो इसे मैं कैपिटल नेचर का मानूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंडिचर से मेरा अल्टीमेट जो रिजल्ट है, दैट इज माय कैफे बिकमिंग बेटर। Getting me? So this is actually a capital expenditure and not a revenue expenditure. ठीक है, तो यही बात आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। फ्यूचर रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेबिलिटी में इंक्रीज आने की वजह से दिस विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। ओके, वेरी गुड। अगला 19th, second last, in case of bill of exchange, the drawer and the payee may not be the same person, but in case of a promissory note, the maker and the payee may be the same person। सर जी सही कहा कि बिल्कुल उल्टा कहा? बिल्कुल उल्टा कहा, ऐसा नहीं हो सकता सर। इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज द ड्रॉअर एंड द पेई कैन बी द सेम पर्सन, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में जिसे पैसे देने हैं वही प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, तो वो क्या खुद को पेबल दिखाएगा? नहीं सर। तो यहां पे मेकर एंड द पेई नीड नॉट बी द सेम पर्सन। ठीक है, फॉल्स, राइट। चलिए आ जाते हैं अभी लास्ट क्वेश्चन में। Since company has existence independent of its members, it continues to be in existence despite the debt, insolvency। अरे ये रिपीट हो गया, सॉरी, ये सेम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। तो इसका हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन कॉम्पेंसेट कर लेंगे अगले इसमें, राइट। सो दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो देख लिया है, देन इन दैट केस आई एम 100% श्योर दैट यू आर डेस्परेट टू गेट फुल मार्क्स एंड बहुत ही बढ़िया स्कोर करना चाहते हो आप लोग अकाउंट्स में, है ना। सो दोस्तों, अगर ऐसा लग रहा है तो अकेले स्कोर मत करो, सर्कुलेट कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, एंड अगर आपको अच्छा लगा लाइक
लाइक कर देना भाई, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और कमेंट्स में कुछ दो शब्द लिख दो, इससे भी मुझे कुछ अच्छा लगेगा, राइट? ओके सर, तो ये वाला तो पार्ट हमारा खत्म हो गया। दैट वाज आवर ट्रू एंड फॉल्स सेकंड T20। अब तीसरा अगले दिन फिर से हम लोग मिलते हैं, राइट? सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, कीप फोकस्ड एंड वर्क हार्ड। ओके, ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।